दोस्तों, मैं आज पढ़ाऊंगी आपको अव्यय के बारे में। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय जिसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अर्थात जिनके ऊपर किसी भी कारक का, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अव्यय की परिभाषा को देखें, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं अव्यय है क्या। अव्यय अव्यय अर्थात जिनका व्यय मतलब खर्च करना, मतलब अभाव, अर्थात जो जिनका व्यय न हो सके उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जिन रूपों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। अविकारी शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी अव्यय न कह करके आपसे ये पूछ देंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए या सोदाहरण बताइए। तो आप अविकारी शब्द किसे कहते हैं वही परिभाषा देंगे, जैसे जब, तब, अभी, अगर, मगर, यहाँ, वहाँ, वह, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि और इसलिए। एग्जाम्पल में देखिए तो वह यहाँ से चला गया, यहाँ वह यहाँ से चला गया, तो यहाँ जो है अव्यय है। कैसे? यदि हम देखें तो यहाँ बोलेंगे कि ये यहाँ से चले गए, या फिर कहेंगे कोई यहाँ से चला गया, तो यहाँ का रूप वैसे ही विद्यमान है। इसमें क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं है। सीता यहाँ से चली गई, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं कि सीता कम से कम स्त्रीलिंग हो गई है तो उसका रूप में परिवर्तन आ जाए या इसके ऊपर कारक का प्रभाव पड़ जाए, कोई परिवर्तन नहीं, वो ऐसे ही विद्यमान है। अब मान लीजिए कहते हैं वे यहाँ से चले गए, अब वो बहुवचन में हो गया, परंतु यहाँ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो सेम टू सेम उसी रूप में विद्यमान है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वे यहाँ से चले गए, बट यहाँ जब जो अव्यय है वो ऐसे ही विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना इसके ऊपर लिंग का प्रभाव है, ना वचन का, ना पुरुष का, ना कारक का, ना काल का। ऐसे ही देखते हैं राजू प्रतिदिन पढ़ता है। प्रतिदिन अव्यय है इसके अंतर्गत। कैसे? क्योंकि बोला जाए यदि राजू प्रतिदिन पढ़ता है, या कहें सीता प्रतिदिन पढ़ती है, सीता पुल्लिंग स्त्रीलिंग हुई और पढ़ती है स्त्रीलिंग हुआ, बट प्रतिदिन के ऊपर न स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ा, न पुल्लिंग का, ना ही यह कहा गया कि काल का, न कारक का, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए प्रतिदिन जो है वह अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पे तो देखा जाए तो जो उदाहरण अव्यय के दिए गए हैं, यदि उसको ध्यान से देखा जाए तो आप समझ जाएंगे, उसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी आप पकड़ लेंगे कि ये अव्यय है, ऐसे साधारणतः पकड़ लेते हैं। उदाहरण में एक बार फिर देखती हूँ, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए सारे अव्यय के उदाहरण हैं। और आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इससे आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। उसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से क्लियर करिएगा। हो सके तो आप प्रैक्टिस करिएगा इन चीज़ों पे, तो ज़्यादा अच्छी तरह से और क्लैरिफाई होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अव्यय के भेद के बारे में। अव्यय के कितने भेद हैं, अर्थात अव्यय के कितने प्रकार हैं। अव्यय के मुख्यतः देखा जाए तो 5 प्रकार है, लेकिन हम उसको 4 प्रकार विशेष रूप से गिनते हैं कि 4 हैं। निपात जो अव्यय है यहाँ पे दिया हुआ है, निपात अव्यय, जिसमें कि उसको हम लोग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से 4 गिन रहे हैं। बट यदि हम सबको ले लेंगे तो हम उसको 5 में रखेंगे, तो 5 प्रकार अव्यय के बताए जाएंगे, अर्थात 5 भेद अव्यय के बताए जाएंगे।
अब देखते हैं हम लोग कि अव्यय के नाम कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो कि हम लोग ट्रिक से समझेंगे, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में हमें कोई कठिनाई महसूस ना हो, हम आराम से पकड़ सकेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय है कहाँ, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से आगे सभी अव्यय के प्रकार को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक, जो आगे चल के बहुत मज़ेदार होने वाला है यदि आप इंजॉय के साथ इसको पढ़ें तो। आइए देखिए क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया मतलब करना और विशेषण मतलब विशेषता। तो परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण कहें, क्रिया विशेषण अव्यय कहें, बात एक ही पड़ती है, ठीक। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या कर रहा है, तेज दौड़ता है। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, या फिर कहेंगे घोड़ी तेज दौड़ रही है, तो दौड़ती है, तो जो क्या होगा, इसमें क्रिया में कोई क्रिया में परिवर्तन हुआ, कर्ता में परिवर्तन हुआ, परंतु तेज जो शब्द है इसका मूल रूप में ही ये विद्यमान है। आप घोड़ा कहिए चाहे घोड़ी कहिए चाहे जो भी कहें। बच्चा धीरे धीरे चल रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, बच्चा तो धीरे धीरे चल रहे हैं, औरतें धीरे धीरे चल रही हैं, आदमी धीरे धीरे चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई तो चल रहे थे, और धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे पुल्लिंग कर चाहे स्त्रीलिंग कर। सुमन सुंदर लिखती है, या फिर कहेंगे राकेश सुंदर लिखता है। तो हम लोग देख रहे हैं सुंदर पर कोई प्रभाव नहीं है। ये जो क्रियाएं हैं, क्रिया के साथ जो शब्द जुड़े हैं उसकी विशेषता बताती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय को आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर के उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, इसको हम 3 ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों मैं इसके संबंध में 3 ट्रिक बता रही हूँ, आपको पहले बोला आप फॉलो करो, ये आपके लिए अलग अलग है, काम आएगी। यदि आपको ऐसे काम करेंगी कि आपको कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा, इसके बारे में ट्रिक समझ लेंगी। तो आइए ट्रिक बताते हैं, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय जैसे कि पहले बताएं स्पेसिफिक है ये, तो ये बस स्पेसिफिक है, मतलब थोड़ा इसके बारे में हम लोग इसके डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही डिटेल में रहती है, कैसे वो अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। जैसे मैं कहती हूँ किताब टेबल पर रखी है, पर अब मैं बता रही हूँ कि किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है या नीचे रखी हुई, ये सब चीज़ें क्या हैं, डिटेल में है। वह घर के बाहर खड़ा है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि वह आदमी खड़ा है, मैं कह रही हूँ मैं कहती हूँ आदमी घर के बाहर खड़ा है, तो मैं क्या कह रही हूँ, आपको डिटेल में दिखा रही हूँ या डिटेल में बता रही हूँ। तो बच्चों इस ट्रिक से यदि आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। तो मैंने तो ये इतने ही संबंध बोधक शब्द बताया है ना, लेकिन इतना ही ये शब्द नहीं है, और बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में, जैसे कि मान बहुत सारे शब्द, मतलब हमें तो ये 50-60 इसके हैं, लेकिन हम यहाँ पे विस्तृत रूप से 10 या 12 के बारे में ही आपको डिटेल में बता रहे हैं। डिटेल में चीज़ों को अध्ययन करते हैं। जैसे यदि कहते हैं कि वह आपके पीछे खड़ा है, तो ये डिटेल में बता रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे खड़ा है या आदमी खड़ा है, वह खड़ा है आपके पीछे खड़ा है, इट मीन्स वह आपको डिटेल में बता रहे हैं। वह छत के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब है कि वह पूरा डिटेल में बता रहा है कि वह छत पर खड़ा है, ऊपर खड़ा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ये समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें आपको तैयार करेंगी,
ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से यदि स्पेसिफिक और डिटेल में यदि आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में यदि स्पेसिफिकली डिटेल में यदि आपको समझाया जाए। अब दूसरा ट्रिक हमारा क्या है? दूसरे ट्रिक में हमारा आता है कि कहानी टाइप है। इसको आप सुनिए और तब समझ जाएंगे। देखिए, ये विलोम पर आधारित ट्रिक है। हम जो भी बताएंगे उसमें विलोम निकलेगा। इससे आप एक साथ दो चीज़ें तैयार करते जाएंगे। ट्रिक है, जैसे आपके संबंधी जब दूर से आते हैं तो आप उन्हें बाहर वाले कमरे में बैठाते हैं। फिर आप उनको कहते हैं कि चलिए छत पे चलते हैं, बाहर घूम के आते हैं। तब फिर आप क्या करते हैं? आप आगे आगे जाते हैं और वो पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि उन्हें घर का रास्ता नहीं पता है। तो देखा, दूर का विलोम पास हो जाएगा, बाहर का जो है कि बाहर का अंदर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपको 4 याद हो जाएंगे विलोम शब्द, और बाकी आपको अव्यय भी तैयार हो जाएगा। फिर अब जो तीसरा ट्रिक है, अब तीसरे ट्रिक के बारे में जानेंगे। कि आप पहले आप इसका विलोम देख लीजिएगा ध्यान से कि 4 जो दिया है, आप इसका बाहर का अंदर है ना। मैंने थोड़ा फास्ट बोला, पर इसको आपको लिखना है ऐसे ही। आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आप ये 4 विलोम शब्द याद कर लीजिएगा, तो आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप ट्रिक समझ गए? दूसरा, पहला भी समझ गए, दूसरा भी समझ गए। अब हम आते हैं तीसरे ट्रिक पर। तीसरे ट्रिक में आते हैं। चलिए तीसरे ट्रिक पे। तो विलोम शब्द तो लिख लिया ही है हमने। तीसरे ट्रिक पर आएंगे। इससे तीसरे ट्रिक में क्या होता है ना कि आप कुछ ना समझ पाए तो कम से कम 2-3 का आंसर मार के ही आइएगा। तो संबंध बोधक से यदि 3 प्रश्न भी आ जाए तो 2 तो आप सॉल्व भी करेंगे। इस ट्रिक से सॉल्व तो करोगे ही करोगे। इसमें आप बस इतना याद कर लीजिए, पहले बिना ऊपर भर बाद, ठीक। पहले बिना ऊपर भर बाद। आप बस इतना याद कर लीजिए और अधिकतर पेपर में से आपको ये फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। इसे याद करिए और फंसना ही फंसना है इन शब्दों में से। पहले बिना ऊपर भर बाद। भर देख ले, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वह दिन भर पढ़ता है, या वो कहे कि रात भर पढ़ता है, ठीक। तो यहाँ भर शब्द से पकड़ लेंगे हम लोग। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ठीक। वृक्ष के ऊपर, देखो जरा विस्तार से बताया ना, ऊपर बैठे हैं, ये नहीं है वृक्ष पर पक्षी बैठे, ये नहीं बोला। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ पे हम लोगों को बताया है। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे, तो ऊपर क्या हुआ? अव्यय हो गया। इसी तरह धन के बिना कोई काम नहीं होता। यहाँ बिना जो है वो अव्यय है। कहें कि पैसे के बिना काम नहीं चलता, गहने के बिना काम नहीं चल सकता, बट बिना शब्द यहाँ पे अव्यय है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बिना ही बना रहता है। मकान के पीछे गली है। संबंधबोधक अव्यय में आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ बिना शब्द देखो दिया है, बिना शब्द है ना, वही बोला है वहाँ पे एग्जाम्पल में। फिर नहीं होता। मकान के पीछे गली है, तो पीछे यहाँ गली है, या फिर क्या कहेंगे, स्कूल के पीछे गली है या स्कूल के पीछे घर है, तो पीछे यहाँ पे अव्यय हो गया हमारा। मकान के पीछे गली है, पीछे हमारा क्या हुआ? हमारा पीछे अव्यय हुआ। या फिर यहाँ देखिए, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, या मैं, ठीक है, पहले यहाँ पे हुआ। मैं कहूँ मैं विकास के बाद पहले स्नान करती हूँ। राम भोजन के बाद जाएगा, तो बाद, राम भोजन के बाद जाएगा,
तो बाद में जाएगा, ये नहीं कि आप भोजन कर लेगा तब जाएगा, वो भोजन कर लेंगे उसके बाद ही वह जाएगा। यहाँ पे जो क्रिया हुई स्पेशली उसे मोहन दिन भर खेलता है। भर पीछे भी था, मैंने वो समझाया था आपके ट्रिक में, तो भर वहाँ पे भी था, दिन भर, ये सब तो डिटेल में थोड़ा सा बता दिया हम लोग को चीज़ों को। और इस प्रकार से हम समझाएंगे कि डिटेल में बताया तो वो संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक है जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हुए समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, योजक चिन्ह भी कहते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। दो शब्द कौन से? और, तथा, लेकिन। एग्जाम्पल है, ठीक, और तथा लेकिन। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, तो यहाँ पे और जो शब्द है ये दो वाक्यों को इसने अलग किया है। एक आंधी आई है, दूसरा पानी बरस गया है। ठीक, आंधी आई और पानी बरस गया, दो वाक्य हुए, अलग हुए, किसके? और के माध्यम से। ठीक है, तो और क्या हुआ? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हुआ, या फिर कहेंगे ये योजक हुआ। मंजुला पढ़ने में तो तेज़ है परंतु शरीर से कमज़ोर है, तो यह अलग कैसे हुए दो वाक्य? मंजुला पढ़ने में तेज़ है, शरीर से कमज़ोर है, लेकिन दोनों को जोड़ा किससे? परंतु से। यहाँ किंतु भी लग सकता है, लेकिन भी लिख सकता था, परंतु तो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो, इस अव्यय के माध्यम से दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, परंतु के माध्यम से, लेकिन के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग लेकिन भी लिख सकते, परंतु भी लिख सकते थे, किंतु भी लिख सकते थे, है ना। लिख दिए, ऐसे भी कर सकते हैं ना। मंजुला पढ़ने में तो तेज़ है किंतु शरीर से कमज़ोर है। मंजुला पढ़ने में तो तेज़ है मगर शरीर से कमज़ोर है। तो यहाँ पे वे शब्द समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं वो ये है, परंतु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे कि वैसे ही पढ़े हैं। और दो वाक्यों को इसने अलग किया है। मंजुला पढ़ने में तेज है, ये अलग वाक्य हुआ, और शरीर से कमजोर। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे हम लोग संयुक्त वाक्य में पढ़ रहे थे ना, तो संयुक्त वाक्य वाला खेल यहाँ पे, वहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, दोनों सरल वाक्य रहते हैं, और जो बीच में अव्यय के माध्यम से कहें तो समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो वो समुच्चय बोधक वर्ड्स क्या क्या थे वे आप देख सकते हैं, वही समुच्चय बोधक वर्ड्स हैं जो संयुक्त वाक्य में अधिकतर प्रयोग होते हैं। ठीक है, दो सरल वाक्य को वो अलग करते रहते हैं। आप इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय संयुक्त जो वाक्य रहते हैं उनसे वो पूरी तरह से मिले जुले हुए हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में भी मिनी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, और का, तथा का, लेकिन का, मगर का, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, इस सभी का भी हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, तुम जाओगे कि मैं जाऊँ। ठीक, तो कि मैं अव्यय है, कि मैं अव्यय है कि नहीं? तुम, क्योंकि तुम जाओगे मैं जाऊँ, तो इसको जोड़ दे कैसे? कि शब्द से, कि जो अव्यय से। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका, तो लेकिन यहाँ पे अव्यय हुआ। मैं पटना जाना चाहता था लेकिन आ न सका, तो लेकिन यहाँ पे हुआ। तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे अलग हुआ वाक्य, या इसका अव्यय हुआ वह आएगा, और या तथापि तो भी वाली बात चली। सुनील निकम्मा है इसीलिए सब उससे घृणा करते हैं, घृणा होगा यहाँ पे। तो सुनील निकम्मा है इसीलिए वह उससे घृणा करते हैं। गीता गाती है और मीरा नाचती है, गीता गाती है और क्या हुआ? अव्यय हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि दो सरल वाक्य यहाँ पे अलग हो रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय में, और समुच्चय बोधक अव्यय क्या क्या थे जो कि संयुक्त वाक्य से मिलते जुलते हैं। संयुक्त वाक्यों में जिस तरह हम लोग समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं वही सेम यहाँ पे है। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विस्मय होना, मतलब ये तो बहुत ही आसान है। जैसे जिन अव्यय शब्दों में से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि भाव का पता चलता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। हाय वह चला गया, चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी ये गंदगी। तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में विस्मय का आराम से हम लोग पकड़ लें। विस्मय आदि बोधक अव्यय कौन से, इसको पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसमें हर्ष, शोक, विषाद ये सब रहता है। अब निपात अव्यय किसे कहते हैं? निपात अव्यय, ठीक, निपात अव्यय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निपात अव्यय थोड़े से कठिन है।
इन्हें हम लोग अवधारक शब्द भी कहते हैं। अवधारक शब्द भी इसे हम लोग कहते हैं। तो कुछ नए जो शब्द रहते हैं थोड़ा ध्यान रखा करिए। हम लोग निपात निपात तो पढ़ते ही रहते हैं, बट अवधारक शब्द भी इसे कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब बोले कि अवधारक शब्द किसे कहते हैं, तुमने पढ़ा ही नहीं क्या? आइए देखते हैं परिभाषा। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लगाते हैं या लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। एक चीज़ है निपात, पाट से गिरा था तो उसके उसमें बल दिया, मतलब किसी चीज़ पे वो बल बहुत ही ज़्यादा देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अवधारक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये बल देने वाली चीज़ें हैं, मीन्स टू प्रेशराइज्ड, जोर देना किसी चीज़ के ऊपर। ये ट्रिक है इसको पकड़ने की, निपात को पकड़ने की ट्रिक। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देंगे, कोई पत्ता नीचे गिर गया, कोई इसको पैर से चाप के चला गया जोर से, तो ये है कि निपात मतलब जोर, पत्ता जोर। ठीक, निपात को हम ऐसे पकड़ेंगे जैसे राम ने ही रावण को मारा है। राम ने ही रावण को मारा है मतलब किसी और ने नहीं, राम जी ने ही रावण को मारा है। और ये जो ही शब्द है ये पूरी तरह बल दे रहा है किस पे, रावण के ऊपर। ये जोर दे रहा है कि रावण को मारा है किसने, राम जी ने ही। ये पूरी तरह से बात पर बल दे रहा है कि राम ने ही रावण को मारा है। तो ये क्या हुआ, ये निपात अव्यय हुआ। जैसे रमेश भी दिल्ली जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं, रमेश भी जाएगा और जाएगा, वो भी जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा। तो भी बल दे रहा है, ये जोर दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है भी शब्द कि दिल्ली जाएगा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भी शब्द जो है वह निपात अव्यय के अंतर्गत आएगा। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तुम तो ने जोर दिया कि कल तो जयपुर जाने वाले थे। तो क्या हो गया जी, ये हमारा अव्यय हो गया। राम ही लिख रहा है, पड़ोसी नहीं आया है, राम ही लिख रहा है। तो ही क्या हुआ, यह हमारा निपात हुआ। पत्ते की तरह वह दब गया, उसने उस पर बल दिया, उसने उस पर जोर दिया। सुहाना भी जाएगी, भी वर्ड जो है वो बल दे रहा है, तो सुहाना भी जाएगी। वही लोग क्यों जा रहे हैं, सुहाना भी जाएगी, उसने भी जो है उसने जोर दिया, उसने बल दिया। इस वजह से हम कहेंगे ये निपात अव्यय है। बल देना, यह निपात अव्यय है। निपात अव्यय समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। निपात अव्यय किसे कहते हैं, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लग करके उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें हम निपात अव्यय कहते हैं। इसे हम अवधारक शब्द भी कहते हैं। इसमें एक ही ट्रिक है, किसी चीज़ को जोर दे के कहना और बस जोर दे के कहना। जैसे राम ने ही रावण को मारा था, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, राम ही लिख रहा था, और सुहाना भी जाएगी। आप कमेंट में ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।